हाँ, तो यहाँ से करना था हमको फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड से, ठीक है जी। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड इनिशियली अगर देखा जाए तो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड कहाँ बनाया गया था, इनिशियली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बनाया गया था ये 1964 में, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में 1964 में बनाया था फूड एंड न्यूट्रिशनल बोर्ड। दैन इन 1993 इट वेन इनटू मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। अब देखो ये बड़ा अजीब सी बात है कि एक बार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बनाते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, और फिर लगभग लगभग 30 साल बाद 30 साल बाद तो 64 में बनाए थे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में डाल दिए, और 30 साल बाद उठा के मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में डाल दिए हैं। मजाक चल रहा है। उसके बाद 2006 में और फिर से एक नया मंत्रालय बना दिए, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वहाँ पर डाल दिए, ठीक है। अब कर दिए तो कर दिए, अब क्या करें। अब तो सिमिलरली डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये तो मुझे पता है। देन दिस कैरीज फंक्शंस लाइक बॉर्डर पुलिसिंग, गार्डिंग, क्रिएशन ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, फेंसिंग एंड फ्लड लाइटिंग ऑफ बॉर्डर्स एंड इम्प्लीमेंटिंग द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये सब कुछ तुम्हारा किस में जाएगा, तुम्हारा जाएगा बॉर्डर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट एक अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं है भैया, डिफेंस में नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट किस में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है, गलत मत कर देना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर पुलिसिंग, बॉर्डर फ्लड लाइटिंग, ठीक है, गार्डिंग, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाएगा। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट भी जाएगा, बॉर्डर मैनेजमेंट का सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाएगा। देन अब ये जैसे कुछ संस्थाएं हैं, जैसे बीएसएफ है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। अब ये तो सबको पता है, इंडिया पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे ये तुम्हारा रहता है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, तो इसमें क्या है, ये तो चाइना और तिब्बतन बॉर्डर पे होगा, ठीक है। फिर सीमा सशस्त्र बल, मेरे ख्याल से एसएसबी कहाँ पड़ता है, ये भूटान और नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है एसएसबी। असम राइफल्स, एज द नेम सजेस्ट, म्यांमार बॉर्डर पे पड़ जाएगा। और वाइस प्रेसिडेंट जो होता है हमारे कंट्री का, वाइस प्रेसिडेंट, वो तुम्हारा राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होता है, सबको पता है ये, ठीक है। फिर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये फ्रेंड और गाइड होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी में, कुछ कई बार तो इसका मेंबर भी होता है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये तुम्हारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का असिस्टेंट होता है, ठीक है। एंड दिस इज़ एसोसिएटेड विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटेंड्स, आई मीन ही कैन अटेंड, उसके ऊपर है मतलब, बट ही कैन नॉट वोट, तो ही कैन अटेंड द मीटिंग्स सेशंस ऑफ द लोकसभा, जो भी होती है। फिर रजनी कोठारी ने किताब लिखी थी रीथिंकिंग डेमोक्रेसी और कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, और एक थी पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। तो उसमें रजनी कोठारी ने एक फ्रेज़ बहुत फेमस है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया इज़ एन इंस्टीट्यूशनल कैरिस्मा, ठीक है। फिर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो इनको जो ओथ दिलाई जाती है उसके कुछ शब्दावली याद कर लो। जैसे हमको पता है कि सीएजी और सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनको जो ओथ दिलाई जाती है उसमें तो ये होता है टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसी तरह से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनते हैं उनको सीक्रेसी वाली ओथ दिलाई जाती है, और फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़। एक्चुअली गलत बता दिया मैंने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ही नीड तो राहुल गांधी भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बट राहुल गांधी मिनिस्टर थोड़ा ही है, ठीक है। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और मिनिस्टर भी है उसको तो सीक्रेसी दिलाएंगे, और जो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उसको तो फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ की ओथ दिलाएंगे, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट का अगर है तो वही वाला है, प्रेसिडेंट का भी जो सीजेआई को है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजेस को तो प्रेसिडेंट वाला जो है फेथ एंड एलिजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइन और जुड़ जाती है, ठीक है। देन तो प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाएगा, और ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ प्रेसिडेंट को जाएगा। नाउ द प्राइम मिनिस्टर हु फर्स्ट विजिटेड अफगानिस्तान, तो ये नेहरू गए थे 1959 में, नेहरू चले गए थे। फिर नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें, नॉन अरब स्पीकिंग कम्युनिटी, तो बर्बर्स क्या है, बर्बर्स, तो बर्बर क्या है, कम्युनिटी है का नाम है, ट्राइबल कम्युनिटी है जो क्या नॉर्थ अफ्रीका का जो इलाका है, मोरक्को, ट्यूनीसिया, लीबिया वगैरह वाला, तो वहाँ पे एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि अरब स्पीकिंग कम्युनिटी नहीं है, तो दैट इज़ क्या है फिर, तो बर्बर है, ठीक है। फिर आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ डोमिसाइल और सिटीजनशिप, वंस इशूड इट कैन ऑल्सो बी डीएक्टिवेटेड, ठीक है जी। तो आधार बिल्कुल ही बेकार सी चीज़ होती है, केवाईसी में होता है बस, ये सब डोमिसाइल और सिटीजनशिप के लिए नहीं इस्तेमाल होता है आधार, ठीक है।
Aadhaar is not used for domicile, it is not used for citizenship, and it can also be deactivated. Then yellow book refers to the French government report book. मोटा मोटा मान लो फ्रेंच गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट है, उसको येलो बुक बोल रहे हैं. फिर पंचशील क्या है? पंचशील हमारा है, और चाइना के साथ जो मेरे ख्याल से एक बनाया गया था डिप्लोमेटिक प्रोग्राम कैंपेन, तो उसमें जो 5 हैं वो उस पर सवाल आज भी बन जाते हैं. तो म्यूचुअल, क्या क्या म्यूचुअल है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, नॉन इंटरफेरेंस है, नॉन एग्रेशन है, और म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है. तो इसमें देखो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल बेनिफिट, ये 2 चले गए, रिस्पेक्ट और बेनिफिट. उसके बाद नॉन एग्रेशन है और नॉन इंटरफेरेंस है, ये 2 चले गए, तो 2 और 2 4 हो गए. और फिर 5वां तुम्हारा है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. ठीक है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. नाउ द नेशनल कैलेंडर की बात करें तो ये 1957 ऑनवर्ड्स हमारा मार्च से एप्लीकेबल है, और जो साका एरा वाला कैलेंडर है वो एप्लीकेबल है, और जिसका पहला महीना चैत्र होता है. ठीक है. एंड कॉमनवेल्थ हैज़ नो चार्टर, ट्रीटी और कॉन्स्टिट्यूशन. कोई लिखित में ऐसा कुछ नहीं है, बस एक चला आ रहा है परंपरा कॉमनवेल्थ का, कोई लिखित में नहीं है ऐसा. द कॉलोनीज डू नॉट ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ. ऑटोमेटिकली नहीं बनती हैं कि पता चला ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को छोड़ के गई तो इंडिया ऑटोमेटिकली कॉमनवेल्थ में चला गया, ऐसा नहीं है. ठीक है. इनका कोई रिटर्न ट्रीटी या कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं. फिर डेट व्हेन द फॉलोइंग अवार्ड्स वर सेटअप. अब देखो, ये हमको पता है भारत रत्न 1954 में बना था, तो ये भी देख लो. 1954 से सबसे पास में क्या है? अर्जुना अवार्ड. तो अर्जुना तुम्हारा चला जाएगा 1961 में, और द्रोणाचार्य चला जाएगा 1985 में, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड तो वहाँ पे जब हर्षद मेहता स्कैम स्टार्ट हुआ था 1991 में, तब तुम्हारा राजीव गांधी खेल रत्न है. फिर ध्यानचंद अवार्ड तो काफ़ी बाद में, मतलब 2002 या Y2K मान लो. ठीक है, तो वो हॉकी के लिए दिया जाता है. तो द्रोणाचार्य हो गया 1985 में, और राजीव गांधी खेल रत्न 1991 में, और 1961 में अर्जुना अवार्ड हो गया, और ध्यानचंद अवार्ड हॉकी वाला 2002 में हो गया. ठीक है. देन राइट टू सर्विस ओरिजिनेटेड इन ग्रेट ब्रिटेन and it guarantees time-bound delivery of services for various public services rendered by the government to the citizens. मध्य प्रदेश was the first state to enact such a law at the state level. ठीक है. अब ये फालतू की बात है, मतलब मध्य प्रदेश was the first state to enact such a law at the state level. करता वर्ता कोई है नहीं कहने को, मतलब 1803 में या 9 में द इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बड्समैन भी स्टार्ट हो गया था स्वीडन में. तो वहाँ पे जो स्टार्ट होता है वो लोग करते भी हैं. यहाँ पे तो बस नेम से एक पेपर के लिए. तो राइट टू सर्विस जो है ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है, मतलब ओरिजिन इसका कहाँ हुआ? तो ग्रेट ब्रिटेन मान लो, इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन. और देखा देखी एमपी को भी नकल करनी थी, तो एमपी ने कर दिया राइट टू सर्विस अपना, कुछ स्टेट लेवल पे राइट निकाल दिया होगा. दैन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. अब ये अलग है, ये यूनिवर्सल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स का कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया है वो बना दिया है 1948 में. उसमें 30 आर्टिकल्स हैं. सो इट हैज़ एलिमेंट्स विच आर ऑल्सो फाउंड इन द इंडियन प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़. मतलब कुछ तो क्या बोल सकते हैं, कोहेरेंस है उस डॉक्यूमेंट में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये सब पार्ट्स हैं प्रीएम्बल में, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ में. फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड रूल्ड दैट आधार ऑथेंटिकेशन डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड बियॉन्ड 6 months. इट अपहेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द आधार एक्ट 2016. तो मतलब उसका एक्सेप्ट किया, बैरिंग अ फ्यू प्रोविजंस. आधार इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. ये भी अलग से बोला गया था. और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट्स आधार इज़ मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग द बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो अभी मैंने ऊपर बताया था आधार इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नॉर इट इज़ अ प्रूफ ऑफ डोमिसाइल. तो लेकिन कहाँ पे काम आता है ना, उसका इस्तेमाल तब भी नहीं करोगे जब तुम इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ले रहे हो. कहीं तो काम आता होगा. काम आता है ये जो है बिल्कुल निचले तबके के जो वो वेलफेयर स्कीम्स का पैसा चंदा बांटते हैं ना, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, डीबीटी, आधार लिंक्ड, जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल. ठीक है, वहाँ पे तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई भी वेलफेयर स्कीम के रूप में पैसा अगर तुमको मिल रहा है तो केवल वहाँ पे आधार का होना ज़रूरी है. तो वरना इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में भी नहीं ज़रूरी है, और उसका मेटा डेटा जो है 6 महीने के बाद डिलीट करना अनिवार्य है सरकार को. फिर 1993 सितंबर में मैंने बताया था एक हिस्टोरिक पीस अकॉर्ड वॉज साइंड बिटवीन इज़राइल एंड PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन. अब ये
याद करना आसान हो जाएगा अगर तुम देखोगे सितंबर 1993 में तुम्हारा क्या हुआ था, नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट बना था, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट। मेरे ख्याल से पहले वो प्रेसिडेंट्स के ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन के रूप में आया था, उसके बाद उसको एक्ट बनाया गया था सितंबर अक्टूबर 1993 में। तो उसी समय तुम्हारा इजराइल और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच कोई तरह की पीस ट्रीटी या पीस अकॉर्ड साइन हुआ था 1993 सितंबर में, ठीक है। देन द फर्स्ट प्राइमरी क्या होता है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस इलेक्शन से ये जुड़ा होता है। द इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट प्राइमरी आर हेल्ड अबाउट एन ईयर अहेड ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। इट यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द न्यू हैम्पशायर एंड आयोवा स्टेट्स। तो ये दो जगहों के नाम इंपॉर्टेंट है, यहीं से स्टार्ट होता है, मतलब फर्स्ट प्राइमरी न्यू हैम्पशायर एंड आयोवा। देन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया वॉज रिटन बाय श्रीमन नारायण अग्रवाल। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, अब इन्होंने अपना वर्जन निकाल लिया होगा, ठीक है। तो उसको किसने लिखा था, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने लिखा था। हालांकि आइडियाज़ तो गांधी के ही होंगे, बट सिर्फ लिखा था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। तो गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया रिटन बाय श्रीमन नारायण अग्रवाल। मूविंग ऑन, द डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वॉज इन 1985। अब देखो ये फिर से वही हो गया। अभी जब स्टार्ट हो रहा था पहली लाइन में हमने ये बताया था, फूड सेफ्टी नहीं, फूड न्यूट्रिशनल बोर्ड तुम्हारा सबसे पहले किस में बनाया गया था, 1964 में। उसको डाल दिया था मिनिस्ट्री ऑफ किस में, एग्रीकल्चर में। फिर 30 साल बाद 1993 में उसको डाल दिया उठा के किधर, देखो यहाँ फूड एंड न्यूट्रिशनल बोर्ड है। सो इट वॉज प्लेस्ड इनिशियली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 1964। देन 1993 में उसको डाल दिया मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में, और फिर 2005 या 6 के आसपास उसको डाल दिया विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में, ठीक है। अब हम बात करें विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का कैसे इंसेप्शन हुआ था। तो द डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वॉज इनिशियली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन 2006 ऑनवर्ड्स उसको डिपार्टमेंट के रूप से हटा के एक अलग मिनिस्ट्री के ही रूप में स्थापित कर दिया गया, एक्चुअली एलिवेट कर दिया गया उसका स्टेटस, ठीक है। और उसी में डाला गया था उसको फूड न्यूट्रिशनल बोर्ड। फिर आर्टिकल 217 ये हम बता चुके हैं कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। हालांकि ये भी 15th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 के तहत ये एज स्थापित की गई थी। अ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी कंसिडर्ड अ नेशनल पार्टी इफ़ इट हैज़ अ रिकग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स, ये तो हमको पता है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, एन ऑफेंस फॉर विच अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट, ठीक है। देन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1985, CVC 1964, CBI 1963। अब ये आगे पीछे होगा। CBI डिराइव्स इट्स स्टैट्यूटरी पावर फ्रॉम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये ध्यान रखना, मतलब इट इज़ पुट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वरना उस इट ऑल्सो हैज़ सर्टन प्रोविजंस फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, ठीक है। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का पहला एक्ट बनाया गया था 1985 में। समथिंग एल्स हैपेंड इन 1985, मेरे ख्याल से द्रोणाचार्य अवार्ड का स्थापना किया गया था 1985 में, ठीक है। फिर whereas enforcement directorate's origin goes back to May 1956 under the Department of Economic Affairs to handle violations under the FERA Foreign Exchange Regulation Authority 1947. In the year 1957 it was renamed as Enforcement Directorate। तो पहले तो इसका नाम पता नहीं क्या था, जो भी रहा होगा। ईडी आज की डेट में ईडी नाम होता है, वो बाद में पड़ा था। 1957 से इसका नाम ईडी रखा गया था, बट इनिशियली वो फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो था 1947 में बनाया गया था, फेरा एक्ट, उसके तहत काम करता था, ठीक है। और फिर उसका नाम बदल के 1957 में ईडी रख दिया गया था। ऑल राइट, देन पार्ट 13 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, वो तो हम जानते ही हैं। आर्टिकल 301 से 307 तक जाता है मेरे ख्याल से। ओनली द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट्स। फिर सरोज जायवाला, ये कौन है, लॉ एक्सपर्ट है कोई इंटरनेशनल लेवल पे। देन लैंड रेवेन्यू का जिम्मेदारी किसको होता है, कलेक्टर को होता है। वाइल टेकिंग केयर ऑफ मूवमेंट ऑफ फॉरनर वीज़ा एंड पासपोर्ट केसेस, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कंट्रोल ऑफ पुलिस, ये सब किसके पास जाता है, ये सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाता है। तो अगर जब बात आती है केवल लैंड रेवेन्यू की तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होएगा, ठीक है। और जब बात आती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर कोई ऐसे इंटरव्यू में पूछे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो फिर ये फ़र्क होता है कि मेजर चंक ऑफ द काम जो कलेक्टर करता है दैट इज़ रिलेटेड टू द लैंड रेवेन्यू, जबकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डील्स विद लोड्स ऑफ अदर थिंग्स लाइक तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया, फॉरेनर का वीज़ा वगैरह हो गया, या हमारा पासपोर्ट किसी को बनवाना है,
ठीक है। मूवमेंट ऑफ फॉरेनर इन आर डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंदर जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कंट्रोल ऑफ पुलिस, ठीक है। फिर UIDAI ये 2009 में बनाया था, लेकिन आधार एक्ट कब आया था? 2016 में आया था, ठीक है। एनीवेज, तो UIDAI 2009 में तो बनाया था। उसका फर्स्ट DG कौन था? राम सेवक थे। वाइल द फर्स्ट चेयरमैन वॉज नंदन नीलेकानी। अब DG अलग है और चेयरमैन अलग है, ये क्या है? अब है तो है, अब क्या करें। सो DG क्या है? UIDAI 2009, UIDAI 2009 फर्स्ट DG राम सेवक, फर्स्ट चेयरपर्सन नंदन नीलेकानी, ठीक है। फिर वॉर रेसिस्टर्स इंटरनेशनल, ये क्या है? सो इट वॉज फाउंडेड इन 1921 इन नेदरलैंड्स। इसका हेडक्वार्टर हालांकि लंदन में बाद में हो गया। इट हैज़ मोर देन 80 मेंबर नेशंस। मेरे ख्याल से कोई पीस प्रमोटिंग एजेंसी है कि शांति बनाए रखो, ठीक है। वॉर रेसिस्टर्स इंटरनेशनल, तो ओरिजिनली सेटअप इन नेदरलैंड्स 1921, बट हेडक्वार्टर इज़ इन इंग्लैंड, लंदन। एक और चीज़ का हमने देखा था, ब्रिटेन में था उसका हेडक्वार्टर, क्या था वो? कहीं तो देखे थे अभी, कोई इंस्टीट्यूट बनाया गया था, राइट टू सर्विस। हाँ, ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड इन ग्रेट ब्रिटेन। टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज फॉर वेरियस पब्लिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन्स। और इंडिया में MP ने पहला ऐसा राइट टू सर्विस डिलीवरी जैसा कोई कानून बनाया था। उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, इसमें 30 आर्टिकल्स हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आधार के लिए क्या क्या टिप्पणी की थी, तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने से पहले नहीं ज़रूरी है, 6 महीने के बाद डिलीट करना होगा, आधार इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर बाइंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। However, Supreme Court of India stated that Aadhaar is mandatory for obtaining benefits funded out of the Consolidated Fund of India. फिर 1993 में सितंबर में इजराइल और PLO के बीच पीस अकॉर्ड, देन फर्स्ट प्राइमरी न्यू हैम्पशायर आयोवा से स्टार्ट होता है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया श्रीमन नारायण अग्रवाल ने लिखा था। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 1985 में बनाया गया था, बट 2006 तक आते आते उसको सेपरेट मिनिस्ट्री बना दिया। फिर 217 आर्टिकल नंबर में लिखा है हाई कोर्ट के जजेस की एज 62 तक होती चाहिए रिटायरमेंट। देन कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में क्या है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1985 है, CVC 1964, CBI 1963, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट गॉट इट्स नेम इन 1957। इनिशियली इट वर्कड अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 301, ठीक है। फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ओनली द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट्स। सरोज जायवाला, लैंड रेवेन्यू, मतलब कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में क्या फ़र्क है। UIDAI के DG थे राम सेवक और चेयरपर्सन थे नंदन नीलेकानी। वॉर रेसिस्टर्स इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स इन ओरिजिनली सेटअप इन नेदरलैंड्स इन 1921। लेटर हेडक्वार्टर was shifted in London. It has more than 80 member nations. द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये इट इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें देखो 9 मेंबर होते हैं और इसका टेन्योर होता है 5 साल। इसके पीछे एक स्टैच्यूट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिवीजन कम्स अंडर द होम मिनिस्ट्री, बट इट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये काफ़ी विचित्र बात हो गई ना, ये कैसे हो गया? NDM डिवीजन कम्स अंडर द होम मिनिस्ट्री, ठीक है, बट नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसको एक बार देख लेना, ये जो हम कह रहे हैं माइन्यूट पॉइंट है। देन जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट, ये क्या है? सी पायरेसी को रोकने के लिए और आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट द शिप्स, ये जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था वेस्ट इंडियन ओशियन और गल्फ ऑफ एडन में 2009 में ये सेटअप किया गया था, ठीक है, जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट। फिर कोड ऑन वेजेस है। कोड ऑन वेजेस बेसिकली 4 एक्ट्स को मर्ज करके बनाया गया है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, ये 1920s में था, नहीं 1936 में था। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, हाँ, फिर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इन चारों को क्लब किया, बना क्या दिया? कोड ऑन वेजेस। फिर PM अटल इंट्रोड्यूस 6 पॉइंट फार्मूला फॉर साउथ एशियन रीजन, तो याद कर लो इसमें क्या है। PM अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना समय में निकाला था 6 पॉइंट प्रोग्राम फॉर साउथ एशिया। होगा कुछ। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये है इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रोक्लेम्ड बाय यूनेस्को। एक्यूशे क्या होता है? और 21 February in Bangla commemorates the day in 1952 when the students of the University of Dhaka launched a nationwide protest against the imposition of Urdu on people of the then East Pakistan. अच्छा, तो ये 21 February एक को एक्यूशे बोलते हैं बांग्ला में, बिकॉज एक्यूशे इसी तारीख को जो है ढाका में नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ था, इम्पोजिशन ऑफ उर्दू ऑन द बंगालीज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो अब ये देख लेना, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे
किस तारीख को होता है ये? क्या 21 फरवरी को ही होता है क्या? फ़ोन ही बंद हो गया है। तो ये चलो देख लेंगे हम। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब होता है? वो एक्यूशे क्या है? द डिमांड दैट बंगला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वॉज रेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, बेकार सा है पॉइंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। वाइल यूएन ऑब्जर्व्स इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन इन 1975। एंड किसान दिवस है 23 दिसंबर, क्रिसमस के आसपास। ठीक है, वाइल ह्यूमन राइट्स डे इज़ 10 दिसंबर। ठीक है, 10 दिसंबर इज़ ह्यूमन राइट्स डे। 10 दिसंबर इज़ ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, किसान दिवस तुम्हारा क्रिसमस के पास है, 23 दिसंबर हो गया, चलो ठीक है। और ह्यूमन राइट्स डे तुम्हारा हो गया 10 दिसंबर। इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन हो गया 1975। और इंटरनेशनल डे फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ ये 3 दिसंबर एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। 3 दिसंबर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए इंटरनेशनल। देन स्वीडन वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू ऑफिशियली रिकग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन इन द ईयर 2014। बहुत बूता था। देन इन 30 सितंबर 2015 पैलेस्टीनियन फ्लैग वॉज रेज्ड आउटसाइड द यूएन हेडक्वार्टर्स। अब जब ये कंट्री ने रिकग्निशन दे दिया है तब तो ये लोग करेंगे ये ऐसा। एनीवे, स्वीडन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन इन 2014। ठीक है, नाउ साउथ सूडान इज़ द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट 193rd कंट्री, फॉर्म्ड इन 2011। तो ये न्यूएस्ट कंट्री है, मतलब लेटेस्ट, अभी सबसे बाद में यही बनी है साउथ सूडान, अफ्रीका में, 2011 में। और जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट कब लॉन्च हुआ था? 2009 में। द नैनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वुमेन टू चेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस का 32वां सेशन इन 1917 इन कोलकाता। वाइल मैडम कामा होस्टेड द इंडियन फ्लैग ऑन 22 अगस्त 1907 इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन स्टटगार्ट जर्मनी। डेट इंपॉर्टेंट है, 22 अगस्त 1907। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1907 22 अगस्त मैडम कामा इंडियन नेशनल फ्लैग होस्टेड इन स्टटगार्ट जर्मनी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में। जबकि एनी बेसेंट 32वां INC सेशन को हेड की थी 1917 में कोलकाता में। फर्स्ट वुमेन टू चेयर द INC सेशन, एनी बेसेंट। दैन श्री मावो भंडार नाइके। अब ये पता है श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर हैं, पहली दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी पूरी दुनिया में कहीं भी किसी देश की, तो वो श्रीलंका की बनी थी। इनका नाम है श्री मावो भंडार नाइके। 1960 में द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 एडेड 4 लैंग्वेजेस, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली इन द 8th शेड्यूल। तो ये इसके साथ अभी 22 लैंग्वेज हो गई है। देर आर 14 लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड। ठीक है, 8 कंट्रीज इन द आर्कटिक काउंसिल। अब इसका निमोनिक मैंने बनाया था, अभी भूल गया। ठीक है, तो ये आर्कटिक काउंसिल का क्या है? आर्कटिक काउंसिल का निमोनिक, चलो अभी देखते हैं, पहले आगे बढ़ो। अब ये डारफुर रीजन है। अभी हमने देखा था अफ्रीका के नॉर्दर्न नॉन अरब स्पीकिंग कम्युनिटी को क्या बोलते थे? बर्बर्स। और द लेटेस्ट न्यूएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ साउथ सूडान, द 193rd कंट्री। उसी में है वेस्ट सूडान। तो वेस्ट सूडान में एक रीजन पड़ता है जिसको डारफुर रीजन बोलते हैं। अब ये देख लेना, वाई इज़ इट सो स्पेशल, डारफुर रीजन। फिर स्वॉट वैली ये पाकिस्तान में है। देन 2002 में अटल गवर्नमेंट्स लक्ष्मी माल सिंघवी कमेटी, अरे वही है LM सिंघवी, रिकमेंडेड 9th जनवरी एवरी ईयर एज द प्रवासी भारतीय दिवस। वैसे LM सिंघवी ऑल्सो रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन 1986। और वो 2002 में क्या बोलते, प्रवासी भारतीय दिवस के लिए रिकमेंडेशन दिए थे 9 जनवरी को मनाया जाए। Then under the Universal Declaration of Human Rights 1948, the first generation of human rights are from Articles 1 to 21, while Article 22 से 27 तक तुम्हारे सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। टोटल कितने हैं? 30 हैं। 30 इसमें है भैया, ये अलग डॉक्यूमेंट है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक किताब है जो भी है, उसमें 30 आर्टिकल्स हैं। उसके पहले से लेके 22 तक, 21 तक फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोला जाता है, और 22 से लेकर 27 तक सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिक सोशलिज्म और कम्युनिज्म के जनक कौन? कार्ल मार्क्स। बिटवीन 1967 से 71, ये 4 साल हैं। अ रिकॉर्ड ऑफ 9 कोलिशन गवर्नमेंट्स वर फॉर्म्ड इन विच स्टेट? बिहार। देन 2022 में आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन, अब अभी का देखना होगा, 23 का देख लेना या 24 का। राधा कृष्णन वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट 1952 से 62 तक, 10 साल तक बने रहे। वाइल जाकिर हुसैन वॉज सेकंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम 1962 टू 67। ठीक है, ठीक है, तो 52 से 62, फिर 62 से 67 तक जाकिर हुसैन सेकंड प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्रेसिडेंट। ठीक है, नाउ एज पर सेक्शन 33 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अ पर्सन कैन नॉट बी नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन इन जनरल इलेक्शन फॉर मोर देन 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हाँ,
इन जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट फ्रॉम मोर देन 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हाँ, तो अ पर्सन कैन नॉट बी नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन इन जनरल इलेक्शन फॉर मोर देन 2 पार्लियामेंट्री। मोर देन 2 है मतलब दो कर सकता है, 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउड है भैया। राहुल गांधी को देखे नहीं थे, दोनों जगह से जीत गया था। तो 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउड है, लोकसभा में भी, जनरल इलेक्शन में, और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी। फिर लेना तो एक ही पड़ेगा। तो दिस इज़ सेक्शन 33 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें ये बात लिखी है। देन गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट, ये गवर्नमेंट मशीनरी, कैबिनेट मशीनरी को सुधारने का रिपोर्ट बनाया था, एक बहुत पुराना है, 1950। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एफिशिएंसीज ऑफ द मिनिस्ट्रीज। 1973 में डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वॉज ट्रांसफर्ड टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, created under Cabinet Secretariat in 1970 on the recommendation of Administrative Reforms Commission। अच्छा, एक सेकंड, अब देखो, पहले तुम ये देखो 1985 दिसंबर 10 को क्या मनाया जाता वैसे? दिसंबर 10 को कुछ मनाया तो जाता था, ह्यूमन राइट्स डे है भैया। और 1985 में द्रोणाचार्य स्थापना हुई थी। अब 1985 में एक और चीज़ हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में 3 नए डिपार्टमेंट बना दिए गए, एक DOPT, एक DARPG और एक डिपार्टमेंट ऑफ, ये क्या है, पेंशन्स वेलफेयर, ऐसा ही कुछ नाम है, ठीक है। तो 3 ये डिपार्टमेंट मिल गए थे 1985 में। अब ये देखो क्या है कि कैबिनेट, ये वाला पॉइंट देखो, 1973 में डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वॉज ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। सो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वॉज क्रिएटेड अंडर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वॉज क्रिएटेड अंडर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966। तो यहाँ से एटलीस्ट इतना टेक अवे कर लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के रिकमेंडेशन में ये बात लिखी थी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बनाना चाहिए, और उसको किस में डालना चाहिए, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में डाल दो। 1970 में डाल दिए, ठीक है। और 1973 में एक और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उसको भी मिला दो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से, और अब दोनों ही आगे कहाँ, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, ठीक। All these were based on the recommendation of ARC। अब 1977 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स was shifted from Cabinet Secretariat to Ministry of Home Affairs, and 1985 it was exalted as a separate ministry, और मार्च में, बट दिसंबर 1985 में 3 डिपार्टमेंट्स आ गए। तो ये टाइमलाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट क्लियर है। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। उन्होंने क्या बोला कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को बनाओ और किस में डालो, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में डाल दो। ये कर दिया 1970 में। 1973 में क्या किया, 73 में एक और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी डाल दिया उसी में, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में। 1977 में क्या बनाया, एक 1977 में इन दोनों को, जो अभी क्लब हो गए, जो कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में थे, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इन दोनों को उठा के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से निकाल दिया। कहाँ डाल दिए, एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, ठीक है। एंड फाइनली 1985 मार्च में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से निकाल के मिनिस्ट्री ऑफ ये पर्सनल बनाया और उसमें डाल दिया। और दिसंबर 10, 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में तीसरा डिपार्टमेंट आ गया, पेंशन वेलफेयर वाला। क्लियर है। देन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इमरजेंसी, मतलब वही है 20 और 21 वाला है, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन passed by the Council of States and approved by the House of the People, but it must be initiated in the Council of States first, ठीक है। अब ये रोमेश थापर केस है, restrictions on free speech, and गोपालन केस was related to procedure for preventive detention, ठीक है। Untouchability would not constitute an offence if the accused and the victim belong to the same social group, ठीक है। तो रोमेश थापर केस किससे जुड़ा था, restrictions on the free speech से, और गोपालन केस वॉज रिलेटेड टू प्रोसीजर फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो अब एक ब्रेक लेते हैं। हो गए, तो ये एक पेज रह गया है, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो रोमेश थापर का बता दिया था, फ्री स्पीच रेस्ट्रिक्शन के लिए केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, और गोपालन केस तो चला था तुम्हारा प्रोसीजर फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। Then untouchability would not constitute an offence if the accused and the victim belong to the same social group, ठीक है। Then जो तुम्हारा वो था, क्या बोलते हैं, फ्री लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987, याद आ रहा है। फ्री लीगल सर्विसेज के लिए
कुछ लोगों को या कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को सरकार सहायता देती है एज़ पर द फ्री लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। तो उसमें कौन कौन आता है? SC ST आते हैं, वुमेन आता है, चाइल्ड आता है, इंडस्ट्रियल वर्कर आता है और लेबर आता है। सॉरी, लेबर नहीं, इंडस्ट्रियल वर्कर इज सेम एज लेबर, और बेगर आता है। ठीक है, तो इन लोगों को मिलता है एज़ पर आर्टिकल 23 दीज आर इंटाइटल टू फ्री लीगल सर्विसेज। ठीक है, तो ये आर्टिकल 23 में जोड़ दिया है कनेक्शन। ठीक है, ये नहीं पता था। तो बेगर है, इंडस्ट्रियल वर्कर है, चाइल्ड है, वुमेन है, SC ST है। ऑल्सो देयर इज़ एन इनकम सीलिंग लिमिट। अब ये इसको रटने मत बैठो क्योंकि ये चेंज होता रहता है। आंध्रा में अलग है इनकम सीलिंग, मतलब जितना खर्चा होगा सब थोड़ी सरकार उठा लेगी, एक सीलिंग तय कर दी है, यहाँ तक का उठा लेंगे। नाउ parole is not a right in India for a prisoner. However, it carries administrative importance. A prisoner's claim to parole is not absolute, and prison authorities have considerable discretion. It is, however, considered as a right in many international accords. The grant of parole in India is governed through rules mentioned in the Prison Act 1894 and Prison Act 1900. Additionally, many state governments have also issued their own guidelines. तो parole is not as such कोई बहुत बड़ा राइट नहीं है। अपने अपने स्टेट अपने हिसाब से गाइडलाइंस के हिसाब से parole के कुछ प्रोविजंस बनाए हैं, एंड लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पोर्टेंस है इसका, एंड लिमिटेड है। parole एज अ राइट इन इंडिया इज़ अ लिमिटेड राइट, एंड इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। लेकिन एक दो कानून हैं इसके रिलेटेड, एक parole एक्ट 1894 और 1890, नॉट 1900। parole एक्ट नहीं है, प्रिजन एक्ट है। ठीक है, देन पुलिस कस्टडी क्या होता है और जुडिशल कस्टडी क्या होता है। मीन्स जुडिशल कस्टडी मतलब होता है प्रॉपर जेल जहाँ लंबा रहते हो तुम। ठीक है, मीन्स एन एक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मैजिस्ट्रेट। ऑल्सो ड्यूरिंग द जुडिशल कस्टडी, पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट्स। Whereas police custody means police has the physical custody in police station of the accused. जहाँ पे कोई कोर्ट कचहरी का मसला अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो दैट इज़ सिंपल पुलिस कस्टडी। लेकिन जब कोर्ट में चल रहा है मसला और तारीख पे तारीख हो रही है तो उस दौरान जुडिशल कस्टडी में जेल में रखना होता है, तो उस दौरान पुलिस इंटरोगेट नहीं कर सकती। देन लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987, जिसकी अगर बात कर रहे थे आर्टिकल 23 में कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को लीगल एंड फ्री लीगल एंटाइटलमेंट मिला है। तो अब लीगल सर्विस अथॉरिटी काम कैसे करता है? फ्री लीगल सर्विस देता है वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ को, लोक अदालत कंडक्ट करवाता है, एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। इट ऑल्सो गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एंड प्रोवाइड दम विथ फाइनेंशियल ग्रांट। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जहाँ पैसा आ जाता है वहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गिव्स फंड्स टू स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़। बाकी तो ठीक है, लोक अदालत करता है, एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट करता है। तो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को पैसा देता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव स्टेट, हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पैट्रन इन चीफ ऑफ दैट स्टेट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, नाउ इंडियन रेजिमेंट ऑफ ये क्या है? ADB में कौन सी रेजिमेंट है भाई? इंडियन रेजिमेंट ऑफ ADB इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ये रेजिमेंट का फुल फॉर्म देख लेना एक बार गूगल करके। दैन इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी तो हमको बताया माउंट आबू में है, और BSF तो स्थापना हुआ था 1965 में, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए था, है मतलब 1965 में सेटअप हुआ था। फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बेंगलुरु 1887, कॉल्ड एज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया। दैन ऑपरेशनल कमांड सेंटर्स हैं हमारे आर्मी के कई। ठीक है, तो सेंट्रल वाला जो लखनऊ में है, ठीक है, और इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग हेडक्वार्टर कहाँ है? शिमला में है। सेंट्रल ऑपरेशन कमांड लखनऊ में है, और सेंट्रल वाला ईस्ट वाला कोलकाता में है, नॉर्थ वाला उधमपुर में है, साउथ वाला पुणे में है, और साउथ वेस्ट वाला जयपुर में पता नहीं कैसे है, और वेस्ट वाला चंडीगढ़ में है। साउथ वेस्ट
ये नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए यार, साउथ वेस्ट कैसे हो गया? क्योंकि साउथ तो पुणे में है, और साउथ वेस्ट जयपुर में कैसे हो जाएगा नॉर्थ? जब वेस्ट जो है, नॉर्थ उधमपुर में है, ईस्ट कोलकाता में है, सेंटर लखनऊ में है, वेस्ट चंडीगढ़ में है। खैर, साउथ वेस्ट ऑपरेशनल कमांड सेंटर देख लेना किधर है, या जयपुर कौन सा ऑपरेशनल कमांड सेंटर है इंडियन आर्मी का, वो देख लेना। बाकी इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग हेडक्वार्टर तो शिमला में है, आर्मी मेडिकल सेंटर ये लखनऊ में है, आर्मर्ड कॉर्प्स सेंटर ये महाराष्ट्र में है, और लश्कर का जो हेड है वो हाफिज़ मोहम्मद सईद नाम है उसका। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम सेंट्रलिज्म टू फेडरलिज्म इन 1971, जब एकाएक कांग्रेस कई स्टेट्स में इलेक्शन हार गई। देन बहुजन सिखाए बहुजन हिताए, ये तुम्हारा रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो से स्लोगन था कुछ समय पहले। ऑपरेशन चेकमेट इज़ रिलेटेड टू श्रीलंका एंड ऑपरेशन कैक्टस इज़ रिलेटेड टू मालदीव्स। ठीक है, अब यहाँ से तो हम देख चुके हैं, तो ये हो गया।